ओके। एक टॉपिक है आपके रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स में, जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और वो है फिलॉसफी एंड एथिक्स। आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल नाउ। Yes, sir. It is visible now, sir. ओके। द फर्स्ट यूनिट ऑफ योर पेपर, that is research and publication ethics, is philosophy and ethics, and we will talk about the introduction to knowledge, philosophy and ethics and the relationships. क्या मतलब है ज्ञान का, दर्शन का और नीति का, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप्स हैं, ये फर्स्ट यूनिट में आपके इस पेपर के लिए है। देखिए, अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो प्राइमरी कंसर्न जो है वो एजुकेशन का है कि हम ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान क्या है। और जब हम एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा में, जैसे पिछले टर्न पे हम हमसे चर्चा कर रहे थे कि शिक्षक ही क्यों फिलॉसफी पढ़े, या एजुकेशन के डिसिप्लिन के लोग ही क्यों सोशियोलॉजी पढ़ें, क्यों साइकोलॉजी पढ़ें, साइंस पढ़ें, टेक्नोलॉजी पढ़ें, ढेर सारी बातें हमने आपसे करी थी। तो शिक्षा का जो प्राइमरी कंसर्न है, या जो सेंट्रल कंसर्न कह लीजिए, वो ज्ञान के प्राप्त करने और ज्ञान के ट्रांसमिशन से है। हम कैसे ट्रांसमिट करें, ये सीखने, आप जानते हैं एजुकेशन को अगर आप लिटरल टर्म में देखें तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के रूप में आप जानते हैं। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो हाउ वी कैन गेट नॉलेज, हाउ we can transmit it, these are the central theme, central concern of education. And philosophy is inquiry of intellectual activity involving knowledge. और जहां ज्ञान की बात आएगी, जहां कहीं भी हम नॉलेज की बात करेंगे, ज्ञान प्राप्त करने की बातें करेंगे, वहां पर कहीं ना कहीं से फिलॉसफी का, दर्शन का अपना रोल वहां पे वो प्ले करता है। फिलॉसफी वहां पे अपना रोल प्ले करता है कि हमको ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधियां हैं, स्रोत हैं, ढेर सारे आप लोग पढ़े होंगे एंशिएंट मेथड्स पे, हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू करेंगे हम लोग। और फिलॉसफी में जो एक्टिविटी है, जिसमें कि आप जो भी एनालिसिस है, क्लैरिफिकेशन है, क्रिटिसिज्म है, कॉन्सेप्ट तमाम आप अरस्टू को, अरिस्टोटल को, सुकरात को, प्लेटो को आप जानते हैं, पढ़ते हैं, और वो तमाम तरह के डायलॉग मेथड और विभिन्न प्रकार के विधियों को अपना करके वो उस समय तत्कालीन समय में जो ज्ञान था उसके ऊपर वो एनालिसिस करना, उसकी क्लैरिफिकेशन और क्रिटिसिज्म की कॉन्सेप्ट्स हम फिलॉसफी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। फिलॉसफी में इसीलिए आप तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र की बातें यहाँ पे सम्मिलित हैं। एंड रिजल्ट्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी आर एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन पब्लिकली टेस्टेबल, रिलायबल एंड कोहेरेंट विद द रेस्ट ऑफ पब्लिक नॉलेज। आप उसी ज्ञान पर विश्वास करेंगे जिसको सार्वजनिक रूप से आप उसको परीक्षण कर सके, उसकी वैधता को, उसकी विश्वसनीयता को आप स्थापित कर सकें। उसी ज्ञान की इंक्वायरी को, उसी ज्ञान को आप कहते हैं कि वो सत्य है। जैसे यदि हम कहें कि हम पानी पे चल सकते हैं, तो केवल मेरा कहना कि मैं पानी पे चल सकता हूं या मैं आग में भी चल सकता हूं, ये चीज जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे, इस चीज का परीक्षण करना पड़ेगा, तब लोग उस पर विश्वास करेंगे। नहीं तो फिर वो तो दंतकथा की तरीके या केवल हवा हवाई बातें होंगी। एंड वेराइटीज ऑफ ह्यूमन नॉलेज कंस्टिट्यूट द हाईली डेवलप्ड फॉर्म्स ऑफ करिकुलम प्लानिंग एंड द चॉइस ऑफ डिसिप्लिन। कहते हैं कि दर्शन से ही सारी ज्ञान की शाखाएं या सारे अनुशासन दर्शन से ही निकले हैं, और अल्टीमेटली जब वो अपनी पूर्णता पर पहुंचते हैं तो वो फिर जाकर के दर्शन में ही समाहित हो जाते हैं। इसीलिए आप किसी भी डिसिप्लिन में आप पीएचडी की जब डिग्री मिलती है तो सभी को पीएचडी कहते हैं। सभी को डिग्री जो मिलती है पीएचडी की ही मिलती है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी की, क्योंकि वो अल्टीमेटली आप उस विषय के, उस डिसिप्लिन के दर्शन को जान लेते हैं। और दर्शन क्या है? दृश्यते यानी निधि दर्शनम। तो बहुत सारे जितने भी डिसिप्लिन आप चाहे एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी के रूप में देख लीजिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या सोशल साइंसेज के तमाम डिसिप्लिन्स हैं, ये सारे जो ह्यूमन नॉलेज के हैं, ये बहुत ही डेवलप करके अलग अलग डिसिप्लिन में फिर निकली,
और अंतोगत्वा यदि आप कहेंगे तो सारे डिसिप्लिन आपस में जाकर के फिर फिलोसफी में ही समाहित हो जाते हैं। वो सारे अल्टीमेटली आप उसी दर्शन की ही बातें करते हैं। एंड वी शुड नो हाउ नॉलेज हैज इवॉल्व। और जब डिसिप्लिन की बात करी जाएगी तो कैसे नॉलेज इवॉल्व हुआ, कैसे विकसित हुआ, कैसे इसका उद्विकास हुआ, कैसे प्रादुर्भाव हुआ, इस बात के लिए हम बात करते हैं कि कैसे नॉलेज को हम इवॉल्व कर सकते हैं। तो इस बात का समझना एज अ रिसर्चर, एक अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत जरूरी बात है। हम नॉलेज के 3 डिविजन्स कर सकते हैं ज्ञान की। देखिए, एक ज्ञान यहां समझने की बात है, सारे लोग, आप लोग एजुकेशन में जानते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी, आप सभी लोगों को पता है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जब हम नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान जिसको कि आप नॉलेज कह रहे हैं, बाद में रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी भी आई और डिजिटल ब्लूम टैक्सोनॉमी भी आई, जिसमें नॉलेज को बाद में फिर बदला गया। तो खैर उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो सत्य, जो रियल, कहते हैं ना कि ट्रुथ की बात जो हम कर रहे हैं, उसके कितने डिविजन्स हो सकते हैं। तो नॉलेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज एप्रियरी नॉलेज, पोस्टीरियर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नॉलेज। 3 तरह के ज्ञान के डिविजन्स, 3 तरह की शाखाएं, आप ज्ञान की आप कह सकते हैं कि 3 डिविजन्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। एक है एप्रियरी नॉलेज, दूसरा है पोस्टीरियर नॉलेज और तीसरा आप एक्सपीरियंस नॉलेज कह सकते हैं, जिसको अनुभवी ज्ञान। और ये तीनों ही मिलकर के नॉलेज को बनाते हैं। ये कोई बहुत एयर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है जिसको आप अलग अलग कर सकें, सब आपस में एक दूसरे से मिले हैं, लेकिन फिर भी थियरी के बेसिस पे, सिद्धांत के आधार पे आप 3 तरह के नॉलेज को डिवाइड कर सकते हैं। क्या है ये? 3 हो गया। एक है एप्रियरी नॉलेज, एप्रियरी का मतलब होता है बिफोर, और दूसरा है पोस्टियरी, बाद में कह सकते हैं, और तीसरा है एक्सपीरियंस नॉलेज। जहां तक एप्रियरी नॉलेज की बात है, इस प्रकार के ज्ञान या इस प्रकार का नॉलेज जो है, जो भी सत्य है या जो गलत है, जो ट्रुथ नहीं है, इट कैन बी डिसाइडेड बिफोर एक्सपीरियंस। आप इन चीजों को बिना किसी एक्सपीरियंस के, आपको उसके अनुभव नहीं है, उस अनुभव के पहले ही इस चीज को आप डिसाइड करते हैं। वो सही है, गलत है, बिना किसी, आप उसको कोई अनुभव नहीं करेंगे, बिना अनुभूत किए ही उसका वो सही अथवा गलत है, इस चीज का डिसीजन आप पहले ही ले लेते हैं। जैसे कोई भी यूनिवर्सल वैलिडिटी हो, कोई भी जो सार्वजनिक, जो सार्वभौमिक सत्य है, जिसे कहते हैं सूरज पूरब से निकलता है, अब आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उसको अनुभूत नहीं करेंगे कि अच्छा पूरब से, हम इसको पहले एक्सपीरियंस करें तब हम कहेंगे कि नहीं पूरब से निकलता है। यूनिवर्सल वैलिडिटी है, कोई भी ऐसे सार्वभौमिक वैधता जितनी भी हैं, उसका कोई एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है, उसका कोई ये बात जरूरत नहीं है कि आप उसको अनुभूत करें, उसके लिए कोई प्रमाण मांगें। ये चीज एप्री नॉलेज के अंतर्गत बिफोर एक्सपीरियंस की बातें होती हैं। और जितने भी लॉजिकल और मैथमेटिकल ट्रूथ्स हैं, जैसे 2 और 2 4 ही होते हैं, और आप उसको कुछ कहेंगे नहीं कि 2 और 2 4 क्यों होते हैं, इसके पीछे किसी प्रकार का लॉजिक या कोई एविडेंस नहीं मांगे कि नहीं आप सिद्ध करिए कि 2 और 2 4 होते हैं, या 1 1 और 2 होते हैं, क्यों नहीं 5 होते, क्यों नहीं 3 होते। ये जो इस प्रकार के जो ज्ञान है, जो किसी एविडेंस को नहीं रिक्वायर करते, जिनके लिए कोई एविडेंस की आवश्यकता नहीं है, जैसे आप लॉजिक की बात करते हो या किसी गणितीय जो सत्य है उसके बारे में बात करते हो, तो वो एप्रियरी नॉलेज का पार्ट है। और जितने भी फिलोसोफर्स हैं, आप एंशिएंट फिलोसोफर्स कितने कितने को भी देख लिए, वो कहते हैं कि जो एप्रियरी नॉलेज है, इट इज सुपीरियर टू ऑल नॉलेज। आप जितने भी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करेंगे, उन सभी प्रकार से प्राप्त किए गए ज्ञान में सबसे सुपीरियर, जो सबसे जो उच्च कोटि का ज्ञान है, वो एप्रियरी नॉलेज है, ऐसा फिलोसोफर्स का मानना है। एंड एनालिटिकल प्रीपोजिशंस, और इसके जो प्रीपोजिशंस बनते हैं, जो कथन बनते हैं, वो एनालिटिकल टाइप के होते हैं, विश्लेषणात्मक प्रकार की बातें एप्रियरी नॉलेज के अंतर्गत होता है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि बैचलर्स आर अनमैरिड मेन आर 2 + 2 = 4। These are the universal valid statements कि जितने भी बैचलर्स हैं वो सारे के सारे अनमैरिड मेन हैं,
और 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 5 नहीं होगा। इसके पीछे आप कोई प्रमाण नहीं मांगेंगे कि अच्छा इसका क्या प्रमाण है कि 2 और 2 4 ही होता है, 5 क्यों नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो ज्ञान जो आपके अनुभव करने के पूर्व ही आपने डिसाइड कर लिया कि सही है अथवा गलत है, वो एप्रियरी नॉलेज, एप्रियरी का मतलब ही होता है बिफोर एक्सपीरियंस कह सकते हैं आप। बिना बिना अनुभूत किए आप उसको सही अथवा गलत ठहराते हैं, निर्णय लेते हैं, वो एप्रियरी नॉलेज। दूसरा है पोस्टरी नॉलेज। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। ठीक है। जो सेकंड डिवीजन आप करते हैं नॉलेज को, सेकंड डिवीजन है अपोस्टरी नॉलेज। ठीक है। एंड बेस्ड ऑन, इसको आप कह सकते हैं कि ये जब आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। हाँ बोलिए रचना। सर, व्हाट इज एनालिटिकल प्रेपोजिशन? अभी हम क्लियर करते हैं, दोनों को हम साइमल्टेनियसली थर्ड पार्ट में जब करेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। ओके थोड़ा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने दीजिए, हम जी, अभी जी। इस पे चर्चा करेंगे आपसे। ओके ओके सर। ठीक है। जो सेकंड डिवीजन है, सेकंड डिवीजन इज, जिसको आप कह रहे हैं कि वो है एपोस्टरी नॉलेज। और एपोस्टरी नॉलेज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आप किसी चीज को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आपको अपने अनुभूति, अपने इंद्रियों के द्वारा जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस प्रकार के ज्ञान को, इसके लिए कोई नहीं जरूरत है कि आप पहले से इसको मान लीजिए। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक आप उसको नहीं मानेंगे कि वो ज्ञान सत्य है। एंड साइंटिफिक मेथड विद एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, जो एकदम एक्यूरेसी के साथ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ऐसे कोई टूल्स होंगे, ऐसी कोई टेक्निक्स होंगी, जिन टेक्निक्स के माध्यम से आप उस साइंटिफिक मेथड पे आकर के उसका एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन या डिस्क्रिप्शन आप प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। यहां पे कोई मेथड नहीं है, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, जो बता दिया गया उस चीज को आपने मान लिया एज सच। कहा गया कि ए कैसे लिखा जाएगा, तो आपने ए वैसे लिखा जाएगा जैसे लिखा जाता है, बिना किसी प्रश्न के। लेकिन यहां पर इस प्रकार के जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो ज्ञान की प्राप्ति आपको साइंटिफिक मेथड से होते हुए एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड होगा। एंड प्रोपोजिशंस आर फैक्चुअल कंटेंट। यहां पे जो आप प्राप्त करेंगे, यहां पर क्या है, एनालिटिकल प्रोपोजिशंस हैं। एनालिटिकल प्रोपोजिशंस का मतलब हुआ कि आप, आपके जो ट्रुथ हैं, या कोई चीज अगर सत्य है या असत्य है, उसका डिसीजन एनालिसिस के आधार पे, विश्लेषण के आधार पे वो कथन प्रस्तुत किए गए हैं। उसके पीछे कोई आपका तर्क नहीं है, वो एनालिटिकली आपको प्रपोज किए गए हैं। लेकिन यहां पर जो कंटेंट है, यहां पर जो ज्ञान की जो प्रिपोजिशन है, जो कथन है, जो भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कह लीजिए, वो फैक्चुअल है। आपने कहा कि आईक्यू को मापा गया, तो आईक्यू के अंतर्गत आपने कहा कि बुद्धि है, तो बुद्धि की 3 विमाएं आपने कहीं, सीखने की क्षमता, आपने कहा कि बुद्धि का अमूर्त चिंतन की क्षमता और समायोजन की क्षमता। इन 3 विधाओं में आप कह सकते हैं कि बुद्धि वो है। तो यहां पर जो कंटेंट है वो फैक्चुअल है। यहां पर जो कथन आपके प्रस्तुत किए जाएंगे वो फैक्ट्स के रूप में होंगे। ठीक है। यहां जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी के लिए हैं। यहां पर किसी प्रकार का बिना एक्सपीरियंस के जो भी आप प्रस्तुत करेंगे, बेस्ड पर ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा, तब आप किसी तथ्य का निष्कर्ष निकालेंगे, तब आप किसी फैक्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो यहां का कंटेंट इन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इनके जो कथन, जो भी आप सत्य, जो रियलिटी की बात कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। और यहां पर एनालिसिस के आधार पर ड्रा किया गया है। किसी भी प्रकार का ऑब्जर्वेशन नहीं है, किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है। किसी जानकार व्यक्ति ने कह दिया और आपने एज सच उसको मान लिया। जैसे गैलीलियो के पहले यह बात कहा जाता था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब किसी जानकार व्यक्ति ने, किसी एक्सपर्ट ने इस बात को कह दिया, तो आपने उसको मान लिया। पहले इस बात को माना जाता था, तो वो बिना किसी एक्सपीरियंस के। लेकिन जब गैलीलियो ने सिद्ध किया कि नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, बाकी सारे जो सौर मंडल के ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आपने उसको ऑब्जर्व किया, देखा, तब आपने उस फैक्चुअल कंटेंट को, या वो जो प्रपोजिशन प्रस्तुत किया, वो फैक्ट्स के रूप में आपने प्रस्तुत किया। एंड देन जो पोस्टीरियर नॉलेज है, इट इज सिंथेटिक प्रपोजिशंस। ये कई फैक्ट्स आपने ऑब्जर्वेशन से निकाले,
और फिर आपने सिंथेसाइज किया, बनाया। जैसे आपने कहा कि यदि हम माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को यदि हम यौगिक क्रियाएं कराएंगे तो उनकी मेमोरी बढ़ेगी, है ना। अब आपने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स के आधार पे आपने सिंथेसाइज किया। यहां पर एनालिटिकल है, किसी एक फैक्ट से किसी प्रोपोजिशंस को आपने ड्रा किया है। यहां पर सिंथेसाइज किया है, आपने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, फिर आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया। ये कंस्ट्रक्टिव आप बनाते हैं। यहां पर क्या है कि आप ज्ञान के या कथन को बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। कई प्रकार के फैक्ट्स को ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस करके आप सैद्धांतिक रूप में उसको सिंथेसाइज करके प्रीपोजिशंस को प्रस्तुत करते हैं। यहां पर सिंथेसिस नहीं है, यहां पर एनालिसिस है। एक ही चीज कहा गई, उसके आधार पे आपने एनालिसिस करके निकाली है। तो these are the basic difference between the a priori and posteriori knowledge. It is based on analytical propositions, whereas a posteriori knowledge is based on synthetic propositions and mainly on the basis of observation and experience. उस पे वो बेस्ड होगा। आप सिंथेसिस करेंगे, बनाएंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि आइस मेल्ट्स, स्नो इज व्हाइट एंड मेटल कंडक्ट्स हीट। these examples are based on your experience. आप देखेंगे कि जो बर्फ का टुकड़ा है, यदि थोड़ा सा गर्माहट पाएगा तो पिघलेगा। उसी तरह से यदि कोई मेटल है तो मेटल में कोई इलेक्ट्रिसिटी जो है, एक छोर से दूसरे छोर तक यदि आप इलेक्ट्रिसिटी को डालेंगे, प्रतिरोध होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी या हीट का कंडक्शन होगा। ये आपने ऑब्जर्व किया है, ये आपने एक्सपीरियंस किया, तब आप कहेंगे कि हाँ सही है। वहीं अगर कहा जाए कि लकड़ी जो वुड है, वुड कैन कंडक्ट हीट, लेकिन ये आप तब तक नहीं कहेंगे जब तक आप उसको एक्सपीरियंस ना करें। किसी ने एक्सपीरियंस करके इस तथ्य को बनाया होगा, सिंथेसाइज किया होगा। मेटल कंडक्ट्स हीट, इस बात को किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, सिंथेसाइज किया होगा, तब आप इस पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ए प्रियोरी नॉलेज जो है, ये ज्ञान, ये ऐसा ज्ञान है जिसके लिए किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। किसी एक्सपर्ट ने कह दिया, उसको अपने वैसे सच मान लिया। लेकिन जो पोस्टीरियर नॉलेज है, इसको मानने के लिए आप ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस करके, तब उस तथ्य पर रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एंड थर्ड वन इज एक्सपीरियंस नॉलेज, जो हमेशा टेंटेटिव होता है। जिस चीज को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हमेशा, आप कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो तो वो टेंटेटिव, आप तक के लिए वो सीमित होगा। हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस, ये क्या है, सिंथेटिकली प्रोपोजिशंस हैं। यहां पे भी आप कह रहे हैं एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे किसी को कोरोना हुआ है, तो कोरोना अगर हुआ होगा तो उसको, आपको पता है कि उसको कोई स्वाद नहीं आएगा, कोई गंध नहीं आएगा। वही चाय जिसको कोरोना नहीं हुआ है वो पिएगा, और वही चाय जिसको कोरोना हुआ है वो पिएगा, लेकिन दोनों के एक्सपीरियंस फर्क फर्क होंगे। तो जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, इट इज ऑलवेज टेंटेटिव। जो आप व्यक्तिगत रूप से किसी चीज का अनुभव करते हैं, वो हमेशा टेंटेटिव होता है एंड कैन नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू एक्सपीरियंस। और ये व्यक्ति जब तक पर्सनली उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करता, स्वयं से जब तक उसको अनुभूत नहीं करेगा, तब तक एक्सपीरियंस नॉलेज उसको नहीं लगेगी। जैसे आप कहते हैं कि आग में हाथ डालने से जलता है ना। एक तो हो गया, छोटे बच्चे को जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा तब तक वो उससे खेलता रहेगा, और जब एक बार जल जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा, आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है। तो इट कैन नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू एक्सपीरियंस एंड कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। ये व्यक्तिगत, आप इसको पोस्टरी नॉलेज को समझ सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस पे जो सिंथेसाइज प्रोपोजिशंस हैं, और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस नॉलेज है, ये व्यक्ति का अपना स्वयं का खुद का एक्सपीरियंस, स्वयं के जो अनुभूत हैं, जो स्वयं के अनुभव हैं, जो उसने अपने ऑब्जर्वेशन से खुद के द्वारा निकाले गए हैं, वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर एक्सपीरियंस नॉलेज के अंतर्गत है। एंड मस्ट बी एक्सपीरियंस टू हैव वैल्यू। और हर व्यक्ति जिस चीज को जैसे अनुभूत करता है, उसके हिसाब से उसको वैल्यू प्रदान करता है। किसी के लिए ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है, किसी के लिए समय सबसे बड़ा गुण है, किसी के लिए सत्य बोलना सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति जिस गुण को, जिस विशेषता को जैसे अनुभूत करेगा, जैसे एक्सपीरियंस करेगा, वैसे उसको वैल्यू प्रदान करेगा, है ना। ये सारे गुण हैं, लेकिन उन गुणों में भी आप उसको वैल्यू देते हैं, मूल्य देते हैं कि कौन ज्यादा कौन कम। तो ये आपके पर्सनल, व्यक्तिगत एक्सपीरियंस पे बेस्ड आपकी जो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस नॉलेज है। तो दीज आर द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ नॉलेज
एप्रेरी नॉलेज जिसको आप बिफोर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ए पोस्टेरी नॉलेज जिसको आप ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस के बाद की बात करते हैं, और इसको आप व्यक्तिगत अनुभूत ज्ञान कह सकते हैं, जो व्यक्तिगत जो टेंटेटिव होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग प्रकार का हो सकता है, उसको एक्सपीरियंस नॉलेज के रूप में दर्शन शास्त्रियों ने इसको कैटेगराइज किया है। ठीक है, एनालिटिकल प्रोपोजिशन और सिंथेटिक प्रोपोजिशन में बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. नेक्स्ट जो बात हम करें कि नॉलेज के दो ट्रेडिशंस हम बात करते हैं, कि जो ज्ञान हम बात करते हैं ना, कि हम अपने इंडियन ट्रेडिशन और वेस्टर्न ट्रेडिशन की बात करते हैं। देखिए, ज्ञान की जहाँ तक हम अगर फिलॉसफी की बात करें तो खैर अभी आगे फिलॉसफी पे हम आएंगे। यहाँ पर बात करते हैं कि नॉलेज को पाश्चात्य परंपरा में कैसे देखा गया है, वो ज्ञान को कैसे समझते हैं, है ना, वो ज्ञान को क्या मानते हैं। वो मानते हैं कि विच इज टू नो शुड बी ट्रू। पाश्चात्य परंपरा में ज्ञान को कहते हैं कि जिसको जानना जा रहा है, जिसको जाना जा रहा है ना, या जिसको आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो सत्य होना चाहिए। आप फाल्स को या गलत चीजों को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। वेस्टर्न फिलॉसफी मानती है कि विच इज टू नो शुड बी ट्रू। जो आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप जानना चाहते हैं, वो सत्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए। आपको सत्य होना चाहिए, वो फैक्ट या कोई भी जो वस्तु है, जो कुछ भी कह लीजिए। एंड नॉलेजेबल शुड बिलीव इन द ट्रूथ। और जो ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, जिसको आप दार्शनिक कह लीजिए, अनुसंधानकर्ता कह लीजिए, जो अनुसंधान करता है, उसका पहली बात होना चाहिए कि उसका सत्य में विश्वास होना चाहिए। और विश्वास का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर विश्वास का मतलब आपको इंटरनली एंड एक्सटर्नली उस चीज को अनुभूत करने की बात है। आप जाने अनजाने में भी गलत चीजों को न करें, है ना। तो जो अनुसंधान करता है शुड बिलीव इन ट्रूथ, उसका सत्य में विश्वास होना चाहिए। और तीसरी बात वो कहते हैं कि नॉलेजेबल शुड वेरीफाई द ट्रूथ। और जो ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, जो ज्ञान चाहता है, जिसको कह लीजिए जो ज्ञान पिपासु है, वो जो सत्य में जिसका विश्वास है, उसको सत्यापित भी कर सके। केवल विश्वास होना ही नहीं, यदि आपका सत्य में विश्वास है, आप सत्य की खोज रहे हैं, सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको सत्यापित भी कर सकेंगे कि हाँ ये सही है। इस बात को परीक्षण करके आप वेरीफाई भी कर सके। तो ये तीन बेसिक नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए वेस्टर्न ट्रेडिशन में है। लेकिन जब हम इंडियन ट्रेडिशन की बात करते हैं, भारतीय परंपरा में बात करते हैं, तो इंडियन ट्रेडिशन में दो तरह के ज्ञान की बात होती है। एक ज्ञान को कहते हैं रियल या ट्रू नॉलेज, और दूसरा है अनरियल या फॉल्स नॉलेज। रियल या ट्रू नॉलेज को इंडियन ट्रेडिशन में प्रमा ज्ञान कहा गया है, और जो अनरियल या फॉल्स नॉलेज है उसको अप्रमा ज्ञान कहा गया है। और प्रमा ज्ञान के अंतर्गत प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्दों को रखा गया है। जबकि अनरियल नॉलेज को, जिसको कि अप्रमा ज्ञान कहा गया है, उसके अंतर्गत स्मृति, संशय, भ्रम, तर्क को रखा गया है। अब इसको एक वो एग्जाम्पल देते हैं इंडियन फिलोसोफर्स, कि सपोज कीजिए कि आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, और रास्ते में जाते समय आपको कोई एक रस्सी दिख जाती है। अंधेरा है और अंधेरे में आपको कोई एक थ्रेड, कोई एक रस्सी दिख जाती है। तो वो कहते हैं कि आप, चूंकि आपको भ्रम हुआ वो, और आपने उसको सांप समझ लिया, आपने सोचा कि वो स्नेक है। तो आपने उसको अगर स्नेक समझा, तो वास्तव में वो रियल नहीं है, वो है तो रस्सी, वो है तो थ्रेड, लेकिन आपने उसको समझा कि वो सांप है, स्नेक है, तो वो अप्रमा ज्ञान, वो भी ज्ञान है। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, तब तक आप रियल में और अनरियल में आप अंतर नहीं कर पाएंगे। तो और या मान लीजिए यदि आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और सांप आपको दिख गया, और आपको रस्सी की जरूरत थी, आपने उठा करके और अपना जो कुछ भी बांधना था रस्सी को उठा करके बांधना शुरू कर दिया। तो इंडियन ट्रेडिशन में ज्ञान के दो रूप हैं, एक प्रमा ज्ञान, दूसरा है अप्रमा ज्ञान।
और प्रमा ज्ञान के रूप में जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो आपकी अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से जो प्रत्यक्षता दिखाई देता है, वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट नॉलेज। इन्फर्ड, या आपने किसी की आवाज सुनी और अनुमान लगा लिया कि आपको उसकी वॉइस को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, आपने कहा कि फलां व्यक्ति की आवाज है, तो अनुमान भी प्रमा ज्ञान के रूप में आप मानते हैं। उसी तरह से सिमिली, उपमान, आपने किसी को उपमान दे दिया, या शब्द, किसी के शब्दों को आपने सुना तो शब्दों के रूप में भी चीजों को, तो ये 4 प्रकार के ज्ञान को प्रमा ज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। और जो चीज आपकी मेमोरी में है, जो चीज आपकी स्मृति में है, या कोई डाउट है आपके पास, कोई संशय है, या कोई कंफ्यूजन की स्थिति है, भ्रम है, या तर्क के आधार पर भी आप कुछ को कुछ सिद्ध कर देते हैं, तो वो अप्रमा ज्ञान के अंतर्गत इंडियन ट्रेडिशन में माना गया। तो इंडियन ट्रेडिशन में, जहां वेस्टर्न ट्रेडिशन केवल ट्रुथ को ज्ञान मानता है, वहां पर इंडियन ट्रेडिशन ट्रुथ और फॉल्स अर्थात प्रमा और अप्रमा दोनों ही प्रकार के ज्ञानों को ज्ञान की श्रेणी में रखता है। नॉलेज के कुछ कंपोनेंट्स आप डिसाइड कर सकते हैं, जिसको आप त्रिपुटी ज्ञान कहते हैं। ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन में, भारतीय परंपरा में त्रिपुटी ज्ञान की बातें कही गई हैं। 3 पुटियां हैं, 3 पुट हैं, 3 भाग कह सकते हैं, 3 कंपोनेंट्स कह सकते हैं, 3 घटक कह सकते हैं, 3 घटक हैं। जो पहला घटक है वो है इंक्विजिटर, अर्थात ज्ञाता, जो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, अर्थात अनुसंधान करता। इंक्विजिटर जो है, जो सत्य को खोज रहा है, जो सत्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो इंक्विजिटर है। और दूसरा है नॉलेजेबल, नोएबल। नोएबल क्या है? किसको जानने की कोशिश कर रहा है, जिसको जो चीज, किसी वस्तु को, किसी घटनाक्रम को, किसी फेनोमेना को, जिसको जानने की कोशिश कर रहा है अनुसंधानकर्ता या ज्ञाता, तो कुछ चीज होनी चाहिए, कोई ज्ञान होना चाहिए, जिसको ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, जिस ज्ञान को जानने की उसकी जिज्ञासा है, तो नोएबल है, अर्थात जिसको जानने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा है मीडियम ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम, किस माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। जैसे आप इसको एक उपमान अगर आपको दें, सपोज कीजिए कि कोई एक वेल है, कुआं है, और उस आपको प्यास लगा है, और आपके पास बाल्टी और डोरी है, तो जो उस कुएं का पानी है वो नोएबल है ना, वो आपको चाहिए, उसके प्रति आपकी जिज्ञासा है, वो ज्ञान है। जो कुएं का पानी को समझ लीजिए कि ज्ञान है, और जो बाल्टी और डोरी है वो समझिए कि मीडियम है, उसके माध्यम से आपको मिलेगा। और जिसको प्यास लगी है, जो उसमें से पानी निकाल रहा है, वो इंक्विजिटर है। तो इंडियन ट्रेडिशन में नॉलेज के 3 कंपोनेंट, जिसमें आप इंक्विजिटर, नोएबल और मीडियम ऑफ नॉलेज कहते हैं, त्रिपुटी ज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये त्रिपुटी ज्ञान है, 3 पुट हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। जब हम ज्ञान की बात कहेंगे तो 3 कंपोनेंट्स की बात वहां पर आएगी, इंक्विजिटर, नोएबल और मीडियम ऑफ नॉलेज। हम, ठीक है, ये तो सारे कंपोनेंट्स हैं। हम ज्ञान प्राप्त कैसे करेंगे? ठीक, ज्ञान प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं? तो 2 तरह की विधियों को जनरली आप कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है एंशिएंट मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। और आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, थोड़ा सा बस केवल ओवरव्यू देना है आपको। जो एंशिएंट मेथड है उसके अंतर्गत पहला आप कह सकते हैं अथॉरिटेटिव मेथड या अथॉरिटी मेथड, जिसको आप प्राधिकारी विधि कहते हैं। अर्थात जो अधिकारी है उस चीज को, जो जानता है उस चीज का अधिकारी है। जैसे आपसे कहा जाए कि डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट में आज तक कितने रिसर्च स्कॉलर्स ने एडमिशन लिया, अब इसकी अथॉरिटी किसको बताने की है? बताने को हम भी बता सकते हैं, कितने लोगों ने एडमिशन लिया बताने को, जो काउंसलिंग में थे, जो इंटरव्यू बोर्ड में थे, वो भी बता सकते हैं, बताने को आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बता सकते हैं। लेकिन जो अथॉरिटी बताने की जिसकी है, वो आपको डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक अफेयर्स से, वो उसके पास अथॉरिटी है। सारे डिपार्टमेंट्स की कितने एडमिशंस पीएचडी में हुए, ये सारे नॉलेज जो है वो डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक अफेयर्स के पास है, या दूसरा अथॉरिटी आप डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर से चीजें बता। तो एक अथॉरिटी मेथड है, जिसके पास प्राधिकार है बताने का, वो उस पर अपना अधिकार रखता है, वो बताता है, तो एक मेथड वो है। अगर वो कोई बात कहता है तो आप मानते हैं, हमारी बात कोई नहीं भी मान सकता है, लेकिन वो अगर बात कहेगा तो बात उसकी बात मानी जाएगी। दूसरा है पर्सनल एक्सपीरियंस, जो भी हमने आपको एक्सपीरियंस मेथड की बात करी। आप व्यक्तिगत रूप से किसी चीज को अनुभूत करते हैं, व्यक्तिगत रूप से किसी चीज का अनुभव प्राप्त करते हैं, वो आपका पर्सनल मेथड है या व्यक्तिगत
विधि से भी, व्यक्तिगत अनुभव से भी चीज़ों को आप प्राप्त करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरा डिडक्टिव मेथड, जिसको आप आगमन विधि कहते हैं, और निगमन विधि इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत आप इसको समझ सकते हैं, जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर या उदाहरणों से नियम की ओर, नियम से उदाहरणों की तरफ जाने की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन एक अनुसंधानकर्ता जिसको आप मॉडर्न मेथड के रूप में जानते हैं, मॉडर्न मेथड के रूप में हम ज्ञान प्राप्त करने की जो बात करते हैं, वो है साइंटिफिक मेथड। और आपकी जो थीसिस है, आपका जो पीएचडी है, इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड व्हिच इंक्लूड्स डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। आप अपने सारे जो जो जिस फिलॉसफी की आप जिस ज्ञान को आप प्राप्त करेंगे, जिस सत्य तक आप पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसका जो मीडियम होगा, उसका जो माध्यम होगा, वो साइंटिफिक मेथड होगा या वैज्ञानिक विधि। कितने रूप में आपको फॉर्म दिखाई देगा, नॉलेज के कितने रूप आपको दिखाई दे सकते हैं? तो एक जो ज्ञान है वो है इंफॉर्मेशन के रूप में, सूचना के रूप में। और सूचना के रूप में दूसरा, आपको कोई सूचना दे दे तो सूचना के रूप में दूसरा नोइंग, जो आप जानते हैं, जानना। और तीसरा है विजडम, जिसको आप विवेक कह सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन है वो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। दो प्रकार के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। एक इस प्रकार की सूचनाएं, जो सूचनाएं आपको फिगर्स के रूप में, नंबर्स के रूप में हो, डिजिट्स के रूप में हो, तो उनको आप क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं। और कुछ ऐसी गुणात्मक सूचनाएं होती हैं जिसमें किसी के विचार, किसी के शब्द, किसी के तथ्य, जिसमें किसी नंबर्स के प्रयोग नहीं होते, किसी के विचार हो, किसी का दृष्टिकोण हो, वो चीज जब आप जानने की कोशिश करते हैं तो वो जो नॉलेज है वो इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है। और इससे थोड़ा सा ऊपर जब आप इन सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस के बीच जब आप मेंटल प्रोसेसेस करते हैं, कुछ मानसिक क्रियाएं करते हैं, तब वो फॉर्म बनता है आपके नोइंग का, जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्विडेंस की बात करते हैं। किसी चीज की मूर्त या अमूर्त जो परिचय आपको मिलता है, किसी चीज का ठोस या अमूर्त जो आपको परिचय प्राप्त होता है थ्रू योर मेंटल एक्टिविटी, मेंटल प्रोसेस, तो वही इंफॉर्मेशन आप नोइंग के रूप में, जानने के रूप में प्राप्त हो जाता है। और तीसरा जो रूप है जिसमें विजडम की बात करते हैं, जो आपका रियल एक्सपीरियंस है, एंड इट इज बेस्ड ऑन गुड जजमेंट। जब आप वास्तव में जो अनुभूत किया आपने, आपके विवेक से जो वास्तविकता है, जो न्याय है, जो जजमेंट आपने किया, वो आपका जो निर्णय तक आप पहुंचे, वो अपने विजडम से, अपनी बुद्धि से आप पहुंचते हैं। तो ये तीन रूप में आपको ज्ञान, अगर आपको ज्ञान होगा तो आपको सूचना प्राप्त होगी। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जब इन सारी सूचनाओं में आप कुछ मेंटल प्रोसेसेस करेंगे तो उसके एब्स्ट्रैक्टनेस को, उसके कॉन्क्रीटनेस को, उसके एक्विस्टेंस को आप समझने की कोशिश करेंगे। और जब नोइंग की मेंटल प्रोसेस के माध्यम से जब आप किसी गुड जजमेंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जब आप निर्णय पर लेने की पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका विजडम की स्थिति या विजडम के रूप में आपका ज्ञान वो समझ में आता है, जो कि जैसे जो न्यायाधीश होता है वो उसमें पहुंचने की कोशिश करता है। न्यायाधीश अपने विजडम का प्रयोग करके न्याय दिलाने की कोशिश करता है। दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। अब ज्ञान को आप इतनी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान की ये इतने रूप हैं। और कहीं ना कहीं ज्ञान का संबंध, ज्ञान प्राप्त करने की जो मूल डिसिप्लिन की अगर बात करें तो वो है फिलोसॉफी, वह दर्शन। दर्शन क्या है, थोड़ा सा हमको फिलोसफी और इथिक्स पे बात करनी थी, तो ये बेसिक एक आप नॉलेज को समझ सकते हैं इस तरह से। जो फिलोसफी है, जो व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या है ना, ह्यूमन बीइंग्स लिव देयर लाइव्स, दे एक्वायर ए वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। जिस इंफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन, नोइंग एंड विजडम, जब आप अपने दैनिक दिनचर्या में आप रहते हैं तो आप तमाम तरह के जो इंफॉर्मेशन, बहुत ढेर सारी चीज़ों को आप एक्वायर करते हैं। खाने से, सोने से, रहने से, शिक्षा से, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करके आप बहुत सारे इंफॉर्मेशंस गैदर करते हैं, बहुत ढेर सारी, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी को जीने के लिए ज़रूरी है। और यदि ये सारी सूचनाएं आपके पास नहीं होंगी तो हो सकता है आप अपने लाइफ को उतने एक यूनिफॉर्म वे में
आप न चला सकें, है ना? अगर आपको सूचना नहीं मिलेगी, तो अभी आपको दिक्कतें पैदा होंगी। जैसे भी आप लोग चैट बॉक्स में लिख रहे थे, वो जो रजिस्ट्रेशन की बात थी, अब आप लोगों की एक है कि आप लोग विज़िट को जनरली विज़िट नहीं करते आप लोग वेबसाइट, सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में रो आपको तो बना लेना चाहिए कि रोज़ आप विज़िट करिए और इन्फॉर्मेशन एज़ सच लिखे भी हैं सारे इन्फॉर्मेशन, फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था। तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हैं, आपको उस इन्फॉर्मेशन को किस वे में लेना है और आपको वो सूचना नहीं मिलेगी तो परेशानी होगी, आपकी दैनिक ज़िंदगी नहीं चलेगी, है ना? जैसे आप वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते अगर नहीं उस तरह की सूचना आपको होती तो। एंड यूज़ टू बिल्ड अप ए कलेक्शन ऑफ आइडिया अबाउट द वर्ल्ड एंड देयर प्लेस। इसी इंफॉर्मेशन पे ही जो आपकी दैनिक जिंदगी, जो आपका पूरा लाइफस्टाइल आपका चल रहा है, इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड जो आपके तमाम तरह के विचार जो हैं वो इकट्ठा करके आप पूरे इस संसार के बारे में, अपने आसपास की जगह के बारे में आप वो सब विचार बनाते हैं, है ना? अभी बहुत सारे लोग विश्वविद्यालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं आए होंगे, तो जिस तरह की गतिविधियाँ अभी आपके ऑनलाइन चल रहे हैं, आपके विचार में चल रहा होगा कि कैसा होगा, कौन होगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपकी एक आइडिया के रूप में ये सारे जितनी सूचनाएँ आपको मिली, वो सारे उनको गैदर करके आप एक आइडिया बनाते हैं अपने आस-पास के वर्ल्ड के समझ में। एंड दोज़ आइडियाज़ कम फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज़। और वो जो विचार आपके दिमाग में उठते हैं, उसके बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं। इट मे बी साइंटिफिक डिस्कवरीज़, इट मे बी योर पर्सनल एक्सपीरियंस और इट मे बी योर ट्रेडिशनल बिलीव्स। जब हम ओवरऑल आपकी लाइफ स्टाइल की बात करें, आपकी ज़िंदगी की बात करें, हमारे जीवन जीने के तरीके के ऊपर बात करें, तो जितने भी हमारे वैज्ञानिक खोज हुए या जो हमारे अपने व्यक्तिगत जो हमारे अपने अनुभव हैं या जो परंपरागत जो विश्वास हैं, इन सबको मिला-जुला रूप जो है हमको इन स्रोतों से ये सारे हमारे विचार हमारे दिमाग में जन्म लेते हैं। एंड कॉमन पीपल एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चनिंग बाय अनकंसीडर्ड और एग्जामिन्ड। एक लेमैन जो है, एक सामान्य व्यक्ति जो है, वो बिना किसी प्रश्न के जो चीज़ बता दिया गया उसको वैसे ही मान लिया। वो ना तो उसको एग्जामिन करने की कोशिश करता है, ना उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है। एक कॉमन पीपल के लिए जो बता दिया जाए उसी को वो फॉलो कर लेता है ना? तो कॉमन पीपल उसको बिना किसी क्वेश्चनिंग के, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी एग्जामिनेशन के उसको एज़ सच वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन एक फिलॉसफर जो होता है, वो तब तक किसी भी एविडेंस, तब तक किसी भी बात को या किसी भी तथ्य को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वो उसको स्क्रूटनाइज नहीं करेगा या उसके समक्ष किसी बहुत विशेष प्रकार का कोई प्रमाण अगर नहीं होगा, तब तक फिलोसोफर उस चीज को स्वीकार नहीं करता। वो पहले उसको उसके ज्ञान की कसौटी पे कसता है, प्रमाण की कसौटी पे कसता है कि जो बात कही गई है वो कितना सत्य है, क्या बातें हैं, तब वो उस पर विश्वास करता है। तो फिलॉसफी का जहाँ तक संबंध है वो हमारे अपने वे ऑफ लाइफ से है। और मेरा तो मानना है कि हर व्यक्ति अपने में फिलॉसफर है, हर व्यक्ति की अपनी फिलॉसफी है ना? हर व्यक्ति की अपनी खुद का दर्शन है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करता है। तो हर व्यक्ति दार्शनिक है, प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है। फिलोसफी की यदि हम लिटरल मीनिंग की बात करें, अगर एटिमोलॉजी पे जाएं हम इसकी, अगर क्या शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, फिलोसफी का या दर्शन का, तो जो फिलोसफी शब्द है वो ग्रीस में जन्मा है ना? वेस्टर्न फिलोसफी हम बात करें, हम फिलोसफी की बात, हम दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिलोसफी की बात कर रहे हैं। और वेस्टर्न फिलोसफी का जन्म ग्रीस में हुआ और फिलोसफी को जो ग्रीक लैंग्वेज में ही इसके टर्म को डिफाइन भी किया गया है। और वो जो शब्द हैं वो दो शब्द हैं, एक है फिलिया, दूसरा है सोफिया। फिलोसोफिया आप अगर इसको कहें ग्रीक वर्ड में, तो फिलोसोफिया एक वर्ड है जिसका एटिमोलॉजिकली मीनिंग जो है लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम, ज्ञान के प्रति अनुराग, है ना? या बुद्धि विवेक के प्रति अनुराग जो है, केवल लव, अफेक्शन जिसको आप कह लीजिए, ज्ञान के प्रति जो अफेक्शन है वो फिलोसफी के रूप में वेस्टर्न फिलोसफी मानती है। बट सोफिया इज ए मच वाइडर रेंज ऑफ एप्लीकेशन देन विजडम। लेकिन सोफिया का मतलब यहाँ पर केवल विजडम से नहीं है, बहुत ब्रॉडर रेस्पेक्ट में, बहुत ब्रॉडर टर्म में हम सोफिया को समझ सकते हैं। केवल बस विवेक नहीं है, विवेक से भी कहीं ज्यादा बढ़ करके हम वो वेस्टर्न फिलोसफी में उसको मानते हैं। और हेरोडोटस मानते हैं, उन्होंने एक यूज किया वर्ब फिलोसफी
in a contest in which it means nothing more than the desire to find out. हेरोडोटस को बहुत संकुचित में आते हैं कि हमारा बस जो फिलॉसफी से मतलब हमारा क्या है कि जो हमारी डिजायर है, हमारी जो इच्छा है, जो हमसे वांछित है, उस चीज को फाइंड आउट कर लेना बस। हम जिस चीज को चाहते हैं वो जो मिल जाए बस, वहीं तक फिलॉसफी है। जबकि दर्शन क्या है, यहां पर क्या हुआ, हेरोडोटस के आधार पर अगर देखें तो वेस्टर्न फिलॉसफी में ज्ञान के प्रति जो अनुराग है या विवेक के प्रति जो लव है, अफेक्शन है, इसका मतलब कि हम विजडम प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा साध्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करना, विजडम। हमको ये मिल जाए, बातें खत्म, हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बस दैट्स ऑल। यहीं तक बात करती है वेस्टर्न फिलॉसफी। लेकिन इंडियन फिलॉसफी क्या कहती है कि हमको ज्ञान के माध्यम से कैवल्य तक पहुंचना है। वो ज्ञान को एक माध्यम मानता है, वो साध्य नहीं है। इंडियन फिलॉसफी या दर्शन, हम इंडियन फिलॉसफी ना कहा, उसको दर्शन कहें, यदि दर्शन कहें अगर, तो दर्शन को एक साधन मानता है। किस चीज का साधन? कि हम सत्य को प्राप्त कर लें। हमारा अल्टीमेट एम क्या है? दर्शन में अंतिम लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है, और उसका साधन जो होगा वो ज्ञान से होकर के जाएगा। तो नॉलेज या विजडम, इट इज अ व्हीकल फॉर दर्शना। दर्शन के लिए यह एक साधन है। इस साधन के माध्यम से हम साध्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और वो साध्य है सत्य की प्राप्ति। या अगर आप रिलीजन में बात कहिए तो आप कहिए भगवान की प्राप्ति, अल्लाह की प्राप्ति, गॉड की प्राप्ति। वो चीजें प्राप्त करना हम दर्शन के अंतर्गत या इंडियन फिलोसफी में हम उन चीजों की बात करते हैं कि हम वो चीज कैसे, सत्य तक कैसे पहुंचेंगे। उसका रास्ता जो होगा वो ज्ञान से होकर के गुजरेगा, अर्थात ज्ञान हमको मिलेगा तभी हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये दोनों एक बेसिक डिफरेंस है। ये केवल यहीं तक इसको साध्य मानते हैं, जबकि इंडियन फिलोसफी या भारतीय दर्शन या दर्शन को कह लीजिए, वो उसको साधन के रूप में मानती है। अल्टीमेट एम तो कुछ और है। हेलो, यस हेलो, सर। हाँ। Yes, sir. तो ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि ज्ञान को हम, या फिलोसफी को आप कह सकते हैं कि इंडियन फिलोसफी वेस्टर्न फिलोसफी में हम थोड़ा सा अंतर इस तरह से समझ सकते हैं कि जो अल्टीमेट जो ज्ञान का जो साधन के रूप में है, वो विजडम को इंडियन फिलोसफी, इंडियन ट्रेडिशन में एक साधन के रूप में माना गया है। जबकि वेस्टर्न फिलोसफी में उसी को प्राप्त कर लिया जाए, दैट्स ऑल। यहीं तक हमारे ज्ञान प्राप्ति की हमारी पिपासा है, बस यहीं तक चाहते हैं। डिफिनीशन अगर आप डिफाइन करना चाहें तो फिलोसफी को डिफाइन करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका डिफिनीशन है कि फिलोसफी इज दैट डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज विच डील्स विद अल्टीमेट रियलिटी आर विद द मोस्ट जनरल काजेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ थिंग्स। है ना, वो कहते हैं कि दर्शन क्या है? दर्शन ज्ञान की एक वह शाखा है जो अंतिम सत्य या अंतिम वास्तविकता को प्राप्त करने की कोशिश करती है, विद द मोस्ट जनरल काजेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ थिंग। जिसके कुछ सिद्धांत, उसके जो कार्य कारण सिद्धांत, जो सामान्य नियम है, उसके आधार पर वह अल्टीमेट रियलिटी, जो वास्तविक सत्य है, वहां तक पहुंचने की जो बात है, वो फिलोसफी का वो काम है। फिलोसफी वहां तक पहुंचने की बात करती है। इस आधार पर साइंस टेल्स अस हाउ, विज्ञान क्या कहता है? कैसे। विज्ञान जो प्रश्नों का उत्तर देता है वो कहता है कैसे, कैसे हम यहां पर आए। तो उसका आंसर विज्ञान देगा कि हम अपने मां के गर्भ से आए, हमारा ये बॉडी जो है हमारी मां के, हमारे पिताजी की देन है। तो साइंस टेल्स अबाउट हाउ, whereas philosophy can tells why things happen, कैसे चीजें घटित होती हैं, कोई घटनाक्रम, कैसे चीजें वो घटित होती हैं, इस चीज को जानना दर्शन है। क्यों हो रहा है ये कोई चीज, क्यों कोई घटनाक्रम हो रहा है, सूर्य क्यों पृथ्वी सूर्य का चक्कर क्यों लगा रही है, हम इस पृथ्वी पे क्यों आए, हमारा यहां क्या काम है, ये सारी चीजों का प्राप्त करना फिलोसफी की बात है। एंड साइंस इनहेरिटिंग द
कॉस्मोलॉजिकल ट्रेडिशन, एक अलग ब्रांच है साइंस की कॉस्मोलॉजी, जिसको आप कहते हैं कॉस्मोस की स्टडी करना, है ना, अंतरिक्ष जिसको आप बात करते हैं। साइंस इनहेरिटिंग द कॉस्मोलॉजिकल ट्रेडिशन एंड डज नॉट ऑफर नॉलेज ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। इसमें किसी वास्तविक सत्य या अंतिम सत्य की कोई बात नहीं करती, लेकिन फिलॉसफी उसी पे बात करती है कि क्या है अल्टीमेट सत्य, क्या है, हम कैसे प्राप्त करेंगे, वास्तविक सत्य क्या है। कभी कभी जो है वो साइंस भी भाई की बात करती है, कभी कभी वो भी काज बताने की कोशिश करती है कि कारण क्या है, कोई घटनाक्रम क्यों घटित हो रहा है, कभी कभी बताने की कोशिश करती है। लेकिन उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, वो सामान्य घटनाक्रमों को बयां करते हैं, जो सामान्य काजेज हैं, जो सामान्य रूप से किसी घटनाक्रम की बात करती है ना। कोई एक्सीडेंट क्यों हो गया, ब्रेक फेल हो गया, या सड़क में गड्ढा था, या जो ड्राइवर था वो ड्रिंक करके गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो वो जनरल काजेज के बारे में बात करेगा। जो साइंस भाई के जो आंसर देगा वो जनरल काजेज या जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करेगा। लेकिन जो फिलोसोफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, वो ज्यादा उच्च श्रेणी के या ज्यादा उच्च अल्टीमेट की बातें करेंगे, है ना। जो अंतिम अंतिम सत्य क्या है, हम क्यों आए हैं, क्या हम बस इसीलिए आए हैं कि हम यहाँ पे हमने जन्म लिया, खाए पिया और फिर हम मर गए, क्या हमारा इतना ही काम था, क्या हम इसी के लिए आए हैं। वो जनरल काजेज या जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं बात करता, जैसा कि साइंस बात करता है। फिलोसफी उससे भी ऊंची या उससे भी उच्च श्रेणी की बातें या उच्च कैटेगरी की बातें वहां पर वो सम्मिलित करता है। देखिए, ज्ञान फिलॉसफी के दर्शन की बात करें तो दर्शन के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, ठीक है। ये जो पूरी फिलॉसफी हम क्यों आए या जो अल्टीमेट रियलिटी की बात करें तो इसको कई शाखाएं इसकी निकली हुई हैं, है ना। ब्रांच अगर हम बात करें, अगर एक मान लीजिए कि कोई एक ट्री है, कोई पेड़ है, फिलॉसफी दर्शन कोई एक पेड़ है, तो उसकी कई सारी शाखाएं हैं, जिसमें पॉलिटिकल फिलोसफी है, मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है, एस्थेटिक्स है, इथिक्स है, कॉस्मोलॉजी है, रियलिज्म है, इंडक्शन है, लॉजिक है, डिडक्शन है, थियोलॉजी है, और भी चाहे तो आप और भी बना सकते हैं। जब आप मेन फिलोसफी पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारे ब्रांचेस की बातें वहां पे की गई हैं। तो फिलोसफी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन 3 मेन ब्रांचेज फिलोसफी की मानी जाती है। दर्शन के 3 मुख्य शाखाएं हैं, और यदि आप कहें कि हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें तो आप ये भी जोड़ सकते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी की 3 ब्रांचेज हैं। और इसका जो आधार है, 3 शाखाओं का जो आधार है, वो आधार उसका जो आधार है वो उन शाखाओं से मिलने वाले उत्तरों के ऊपर बेस्ड है। जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश की जाती है, उसके आधार पर फिलॉसफी के 3 ब्रांचेज डिसाइड किए गए हैं। एंड द इंटीग्रिटी ऑफ दीज डिविजन्स कैन नॉट बी रिजिडली मेंटेन्ड फॉर वन एरिया ओवरलैप्स इनटू द अदर। ऐसा नहीं है कि आपने मेटाफिजिक्स को अलग करके एकदम देख लिया, एपिस्टेमोलॉजी को एकदम अलग करके देख लिया, एक्सियोलॉजी को एकदम अलग करके देख लिया। जब व्यवहार की बात करेंगे तो ये मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी जो 3 मेन ब्रांचेज है फिलोसफी की, ये सब अलग अलग सिद्धांत के रूप में तो आप बात कर सकते हैं। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो आप कह सकते हैं कि ये मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ मिले हैं। कोई बहुत एयर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि आप इसको कह दें कि ये मेटाफिजिक्स है, ये एपिस्टेमोलॉजी और ये एक्सियोलॉजी है। हाँ, अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए, या हम अगर अध्ययन के दृष्टिकोण से देखें तो हम 3 मेजर ब्रांचेज में या 3 ब्रांचेज में हम फिलोसफी को कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड दीज मेन ब्रांचेज आर, वन इज मेटाफिजिक्स, सेकंड वन इज एपिस्टेमोलॉजी, थर्ड वन इज एक्सियोलॉजी। 3 ब्रांचेज हैं फिलोसफी की, 3 शाखाएं हैं, 3 मुख्य शाखाएं कह लीजिए। 3 मुख्य शाखाएं हैं दर्शन की, जिसमें एक है मेटाफिजिक्स, दूसरा एपिस्टेमोलॉजी, तो तीसरा है एक्सियोलॉजी। और फर्दर एक्सियोलॉजी को 2 पार्ट में आप कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है एथिक्स और दूसरा है एस्थेटिक्स। एक्सियोलॉजी के
एक्सियोलॉजी की जब बात की जाएगी, जिसको आप मूल्य मीमांसा कहते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा और एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा। तो मूल्य के आधार पे दो तरह के मूल्य आप ब्रॉडरली बता सकते हैं। एक एथिक्स, जिसको आप नीति शास्त्र कहते हैं, और दूसरा है एस्थेटिक्स, जिसको कि आप सौंदर्य शास्त्र कह सकते हैं। तो दर्शन के तीन महत्वपूर्ण शाखाएं तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, और मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी। और एक्सियोलॉजी या मूल्य मीमांसा की दो शाखाएं, एथिक्स नीति शास्त्र, और दूसरा एस्थेटिक्स, और दूसरा जो है सौंदर्य शास्त्र। तो फिलॉसफी की दो, इस तरह से आप तीन ब्रांचेज को समझ सकते हैं। क्या है मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स या जिसको आप तत्व मीमांसा कहते हैं, क्या है वो? जो एक पहली ब्रांच जिसको अभी आपने कैटेगराइज किया, जो इसी को ऑन्टोलॉजी भी, पहले इसको ऑन्टोलॉजी भी कहते थे, किसी किसी बुक में आपको ऑन्टोलॉजी भी शब्द मिलेगा। जो ऑन्टोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है, ये स्टडी करता है, स्टडी ऑफ व्हाट इज रियली रियल, वास्तव में वास्तविकता क्या है ना। अगर आप अलग अलग ब्रांचेज पढ़ें, आप लोग जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, ढेर सारी फिलोसफीज हैं, और सबकी रियलिटी अलग अलग है। सारे जो डिसिप्लिन्स हैं फिलोसफी के, उन सब की वास्तविकता, रियलिटी अलग अलग है। फिर प्रश्न उठता है कि व्हाट इज रियली रियल, वास्तव में वास्तविकता क्या है, इस बात की स्टडी करना, ये बात जानना, इसका अध्ययन करना मेटाफिजिक्स का एस्पेक्ट। दूसरी बात, मेटाफिजिक्स जो है डील्स विथ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल ऑर्डर। जो प्राकृतिक क्रम बने हुए हैं, जो प्राकृतिक घटनाक्रम चलते चले आ रहे हैं, आज से नहीं, हजारों साल, करोड़ों साल पहले से, अगर हम इस पूरे अंतरिक्ष की बात करें, पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, तो मेटाफिजिक्स इस बात से बात रखता है कि जो नेचुरल ऑर्डर का पहला सिद्धांत क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, किस सिद्धांत पे हमारी जो ये प्रकृति है, जो पूरा नेचर है, ये ऐसे अपने आप रोज सुबह सूर्य निकलते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात आती है, बहुत सारे घटनाक्रम घटित होते रहते हैं। जो नेचुरल ऑर्डर है, उसका प्राथमिक जो प्रथम सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे ये चल रहे हैं, एंड अल्टीमेट जनरलाइजेशन अवेलेबल टू द ह्यूमन इंटेलेक्ट। और मानवीय बौद्धिकता का जो अंतिम सामान्यीकरण जो उपलब्ध है, वो क्या है, इस बात की स्टडी करना। हम अपने बौद्धिक क्षमता के अंतर्गत इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि अल्टीमेट जनरलाइजेशन क्या है। इसके अंदर तमाम तरह के प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश की जाती है, जैसे व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग एग्जिस्ट, किस प्रकार की चीजें अस्तित्व में हैं, कितने प्रकार की हैं वो। डू ओनली पर्टिकुलर थिंग्स एग्जिस्ट और डू जनरल थिंग्स आल्सो एग्जिस्ट, क्या विशिष्ट प्रकार की ही चीजें हैं या कुछ सामान्य प्रकार की भी चीजें हैं। जो इस संसार में हमारे जो चीजें हम देखते हैं, जिससे हम और आप बने हुए हैं, या जो हम अपने अस्तित्व में देखते हैं, वो एक सामान्य पर्टिकुलर चीज है या कुछ जनरल चीजें भी हैं। उसी तरह से हाउ इज एग्जिस्टेंस पॉसिबल, किसी चीज का अस्तित्व कैसे संभव है, हमारा अस्तित्व कैसे संभव है, हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं, उसका अस्तित्व कैसे संभव है, क्यों है वो, इस चीज का प्रश्नों का उत्तर देना। एंड आर यू द सेम पर्सन यू वेयर एज ए बेबी, जैसे हमने जन्म लिया या जैसे आपका जन्म हुआ, आप जैसे अपनी माँ की कोख से आए, क्या आप वही हैं जो अभी आप हैं, या जो आपकी बॉडी है, क्या आप वही हैं जो आपकी बॉडी है। फिर मन का क्या, आपकी बॉडी ही आप हैं या कुछ और हैं आप। उसी तरह से हाउ डू आइडियाज एग्जिस्ट इफ दे हैव नो साइज, शेप और कलर। जब हम कहते हैं कि हमारा ये विचार है, हमारा ये दृष्टिकोण है, तो जब उसका कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो कैसे वो एग्जिस्ट कर रहा है। हर चीज को तो आप बताते हैं कि ये लाल है, ये काला है, ये नीला है, ये पीला है, तो आइडिया का तो कोई है नहीं।
विचार की तो कोई बात है नहीं, विचार के तो कोई रंग, साइज, शेप नहीं है, फिर वो कैसे एग्जिस्ट करता है? फिर तो कहेंगे कि नहीं है वो। एंड व्हाट इज टाइम? समय क्या है? कब से समय शुरू हुआ? समय कब खत्म होगा? क्या समय ऐसे ही था? क्या हर जगह समय ऐसे ही चल रहा है? तो ये कुछ बेसिक, उसी तरह से आप कह सकते हैं कि व्हाट इज स्पिरिट, आर सोल, आर मैटर और स्पेस। क्या है आत्मा? क्या है परमात्मा? मैटर क्या है? ये जीव जगत क्या है? ये स्थान क्या है? तो ये कुछ ऐसे, उसी तरह से एक और आप कह सकते हैं कि आर दे मेड अप ऑफ सेम सॉर्ट ऑफ स्टफ? क्या ये सभी चीजें, आत्मा, परमात्मा, जो वस्तु है, या जो स्पेस है, जो टाइम है, क्या सब एक ही चीज से बना हुआ है? या सबके अपने अलग अलग मैटर हैं, सबके अपने अलग अलग चीजों से मिलकर के बने हुई हैं? ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग फिलोसफी के जो डिसिप्लिन अलग अलग प्रकार के इसके अलग अलग एक्सप्लेनेशन, अलग अलग इस पे बात करके उसके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करती है। तो पहली जो ब्रांच है वो है मेटाफिजिक्स, जिसको अब तत्व मीमांसा कहते हैं कि किस चीज से वास्तविकता क्या है, किस चीज से मिलकर के बनी हुई है। ये इसका बेसिक जो है वो मेटाफिजिक्स के अंतर्गत इन प्रकार के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की कोशिश की जाते हैं, और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर ही अब 3 तरह की फिलॉसफी की ब्रांचेज, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी की बात करते हैं। इतने से अगर आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए। हेलो। Yes, sir. कोई क्वेश्चन हाँ, नहीं है सर। अच्छा, और किसी के? No, sir. Hello, sir. हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी आशुतोष। सर स्टार्ट में नॉलेज में आते आपकी आवाज क्लियर नहीं है आशुतोष। उनके नेटवर्क की बैंडविड्थ ठीक नहीं है। आप यदि नेटवर्क में आके बात करें तो शायद कुछ आवाज आएगी। हेलो, हेलो, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, जो स्टार्टिंग में सब थियोरी नॉलेज और पोस्टेरियर नॉलेज के बारे में बताया तो उसको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। अच्छा, ठीक है। जी सर, लेट हो गया। नहीं तो लेट हो गया तो आप टाइम से जुड़ा करिए आशुतोष, है ना? खैर चलिए एक बार देखते हैं उसको हम लोग।